मुझे ये समझाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस कानून में ये यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं? कैन यू टेल मी दैट प्लीज? उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब। मैडम रिलीजन को लेकर भी जो नहीं, रिलीजन को लेके है क्या ये? इज इट अबाउट रिलीजन? जो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं वो इसी तरह बीजेपी के। आप मुझे बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने ये स्टडी किया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ये किस कानून की बात हो रही है? आप बोल रहे हैं ना बीजेपी के वो तो मैक्सिमम उनमें अनपढ़ लोग चल रहा है, क्योंकि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया और हमारी जो पहलवान बच्ची हैं उनका रेपिस्ट खुला घूम रहा है। आप इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को, ना मिला हिंदू, वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो मुझे बताइए। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुझे सवाल कर रहे हैं, मुझे बताइए आप किस कानून की बात कर रहे हैं? अगर वो कोई ऐसा कानून है जिससे टमाटर की कीमत फिर 25 रुपए हो जाएगी, यहाँ के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, अगर पहलवान बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, उनका रेपिस्ट जेल में डाल दोगे आप, तो शायद हो सकता है कि किसी को कोई ऐतराज है। उनका कहना है कि एक देश में 2 कानून जो है वो नहीं चल सकते। अगर एक नहीं, मेरे भाई मैं कह रही हूँ ना, एक ही कानून है ना, क्रिमिनल लॉ, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्किस बानो की रेपिस्ट आउट है, वो तो मुसलमान थी। जो हमारी पहलवान बच्चियां हैं उनका रेपिस्ट भी आउट है, तो अब इससे ज्यादा यूनिफॉर्मिटी अगर वो हमें बिल्कुल आके स्टडी करके बता दें कि वो जो यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो किस कानून, क्या वो यूनिफॉर्मिटी इसलिए लाना चाहते हैं कि जो हमारी लड़कियां हैं और जो आदमी है पुरुष, उनमें इक्वालिटी होना चाहिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो राइट टू लैंड है, उनको बराबर मिलने चाहिए, वो यूनिफॉर्मिटी है, तो उसका तो सब खैर मकदम करेंगे। वो तो आपको हिंदू लॉ में भी इस वक्त डिस्क्रिपेंसीज है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर इस किस्म का कोई अच्छा कानून आता है जिसमें औरत मर्द के बराबर उसको हुकूक मिलते हैं, उसको प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं, जो हिंदू लॉ में भी नहीं है, तो उसमें तो ठीक है। मगर उसके साथ साथ जब बच्चों का बलात्कार हो, उसके लिए जो कानून है उसको तो इम्प्लीमेंट कर लीजिए। हमारी पहलवान बच्चियाँ कितने महीनों से दर हो रही हैं, आप तो वो रेपिस्ट के साथ तो आप फोटो खिंचवाते हो, तो आप किस कानून की, आप बीजेपी कौन से कानून को मानती है, कौन से संविधान को मानते हैं? वो तो सब चीजों की इस कानून को लाने के पीछे मकसद क्या देखते हैं? मैम, महागठबंधन की बैठक जो एक हुई है पटना में, दूसरी बेंगलोर में होने वाली है, क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लिहाज से, क्या यहाँ पर भी उसके तहत आप पार्लियामेंट और फिर विधानसभा में चुनाव बैठ के? अभी तो मैं कैसे अभी आपकी पार्टी ने क्या सोचा है? बाकी तो जो विमर्श करेंगे, मैं तो आपको थोड़ी बताऊंगी, अपनी पार्टी के साथ बैठ के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में मशवरा करूंगी, तो आपको तो नहीं बताऊंगी यहाँ पर क्या कर रहे हैं हमने। मगर स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर पार्टी का क्या सॉरी, जो प्रॉपर्टी टैक्स लेकर, स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स हो, इस वक्त जो स्मार्ट मीटर्स की बात हो, हमारी बिजली सबसे ज्यादा जाती है नेशनल पूल में, और पूरे मुल्क में ये बांटते फिरते हैं मुफ्त की बिजली, 200 यूनिट 300 यूनिट, और कश्मीर में श्रीनगर ठंड में जलता है, कश्मीर और जम्मू सर्दी गर्मी में जलता है, और ऊपर से स्मार्ट मीटर बिजली की फीस की अभी तक बिल्स नहीं आए हैं, 4-4 महीने का इकट्ठे लोगों को देना है, तो और कितना लोगों को तंग करेंगे? और आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा के ये तो लोगों के ऊपर बोझ डालना चाहते हैं, और तो कुछ भी नहीं है। जो असली पैसा है, जो लोगों का पैसा है, वो जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक कही है, उसको क्या इलीगल स्ट्राइक कहती हूँ मैं उसको, उसमें खर्च करते हैं। जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको खरीद फरोख्त में, सरकारों को गिराने में खर्च करते हैं, और यहाँ से लोगों की खाल खींचते हैं। बिजली का फीस, प्रॉपर्टी टैक्स, जो अपोजिशन की यूनिटी है उसी से घबरा के जो कुछ तोड़ फोड़ हो रही है, ये तो उसी से घबरा के हो रही है। क्योंकि अपोजिशन अगर खाली बीजेपी का मुकाबला करना हो तो अपोजिशन इट इज 60 वर्सेस 64 वर्सेस 36%। अगर आप वोट देखते हैं अपोजिशन के पास 64% है या 63% है, और बीजेपी के पास, एनडीए के पास 37% है। इट इज नॉट अपोजिशन वर्सेस बीजेपी, इट्स अपोजिशन वर्सेस ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स की दूसरी एजेंसीज हैं, जिसको बार बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटाना है, मगर सबसे ज़्यादा करप्शन अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज़्यादा करप्ट जमात है इस वक्त, तो वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो पैसा दे के, डरा के, धमका के। पहले तकरीर हुई एक जगह, वहाँ लीडर साहब ने कहा कि अभी एनसीपी सबसे ज़्यादा करप्ट जमात है, उसके बाद अब एनसीपी के लीडर्स को लेके जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी,
एज ए सॉफ्ट पावर उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा बढ़ेगी। थैंक यू। मैडम मैम जब एनसीपी बीजेपी अलायंस का पार्ट नहीं थी और तब बीजेपी आरोप लगाती थी कि जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है वो करप्ट पार्टी है, छगन भुजबल इनको जेल भेजा गया था, ईडी द्वारा इंक्वायरी की थी, और देवेंद्र फडणवीस ने कहा था चुनाव प्रचार में कि चक्की पिसवाएंगे अजीत पवार को, अब उन्हीं के साथ सरकार बनाएंगे। बिल्कुल वही तो हम कह रहे हैं कि ये जो कल तक जिनको करप्ट कहते थे, आज सरकार बनाने के लिए उन्हीं को अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो ये तो इनकी करनी और कथनी में तो बहुत फर्क है। ये तो समझ आ रहा है कि सबसे करप्ट अगर कोई जमात, कोई सरकार है, और सबसे ज्यादा मिसयूज अगर किसी ने अपने पावर का किया हो, ईडी का किया हो, सीबीआई को किया हो, अपोजिशन को थ्रेटन करने के लिए, अपोजिशन को खत्म करने के लिए, वो यही जमात है। मैम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में भी ऐसा ही होगा, जेडीयू को छोड़ा जाएगा। मैडम सवाल ये है कि